हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले अपने सेकंड लेक्चर ऑफ सिक्स चैप्टर, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है, उसका आज का सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे अपने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की रिवीजन सीरीज। क्योंकि यहां पर आपके पास टाइम कम है, तो लगभग हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनके ऊपर हम ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। और कंप्लीट पूरा प्रॉपर वे के साथ बता रहा हूं मैं आपको कि आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आंसर किस तरीके से लिखना है। जैसे मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, बता रहा हूं, उस तरीके से एज इट इज अगर आप बोर्ड के अंदर आंसर को लिखेंगे, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। जनरली होता है ना, आपने देखा होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पर कई बार आपको 2.5 नंबर मिल जाते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं, पूरे 3 आउट ऑफ 3 नहीं मिल पाते। तो वो सब चीजें हम यहां पर भी, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो आपको कंप्लीट वहां पर पूरे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर। और इससे बड़े क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सपोज, तो वहां पर भी वो क्वेश्चन अकेला 5 मार्क्स का नहीं आता है, उसके अंदर 2 2 मार्क्स के 2 पार्ट, फिर 1 मार्क्स का 1 पार्ट, या 2 पार्ट होते जो 2.5 2.5 नंबर के हो जाते हैं, 2 पार्ट, एक एक पार्ट मान लो 3 नंबर का और 2 नंबर का, ऐसे हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको वहां पर ध्यान में रखनी होती है। तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वी आर स्टडिंग फिजिक्स, नॉट हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। क्योंकि वहां पर आपको पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ भरने होते हैं, वहां पे आपको ऐसे पर ऐसे लिखने होते हैं। यहां पर आपको ऐसे पर ऐसे नहीं लिखने, आपको वहां पर एकदम टू द पॉइंट मार्क करना है। और किसी भी एग्जामिनर को सिर्फ वही चीज चाहिए जो वहां पर पूछी है। उसके अलावा आप कितना भी वहां पे रामायण लिख दो या कुछ भी लिख दो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन में आ रहा है, जो पूछा जा रहा है, केवल आपको वही लिखना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखते हुए हम आगे बात करते हैं, हमारे लेक्चर पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये क्या है, एडी करंट्स एंड एप्लीकेशंस होगा आज। सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस का जो कॉफिशिएंट है उसके बारे में बात करेंगे, इन कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड होता है, एक कॉइल जो होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। क्योंकि वहां पर उस करंट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। और उसी मैग्नेटिक एनर्जी का जो एनर्जी डेंसिटी है वो हम फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जस्ट लाइक जैसे हमने सेकंड चैप्टर के अंदर कैपेसिटेंस के साथ किया था, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वहां पर भी हमने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करी थी, ठीक उसी तरीके से हम यहां पर भी बात करेंगे। हमारा जो आज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एडी करंट्स। और एडी करंट्स बहुत ही ज्यादा छोटा जो टॉपिक है, लेकिन ये मान लो इस चैप्टर का एकमात्र थ्योरेटिकल टॉपिक एडी करंट्स ही है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, डेरिवेशन बेस्ड है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है इधर उधर की। लेकिन इस अकेले टॉपिक में थोड़ा सा थ्योरी है, और थ्योरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें आपको देखो 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 नहीं 4 चीजों का। पहला, डेफिनेशन। दूसरा, इसका जो नेगेटिव फैक्ट होता है, ये क्यों अपोज करती है, क्यों हमारे लिए ये अनडिजायरेबल है, वो दूसरा। 2 कारण हो गए। थर्ड, आपको ध्यान ये रखना इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हो। अगर ये जब नेगेटिव है अपने लिए ये डिजायरेबल नहीं है, तो वहां पर उन जगहों पर इसको, इस एडी करंट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हो गया। और फिर फोर्थ है इसके एप्लीकेशंस के नाम। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इसका आ सकता है, डिफाइन एडी करंट्स, why they are harmful and how to reduce them, and write any 2 application of eddy currents। तो कोई भी 2 एप्लीकेशन लिखो। तो एप्लीकेशन क्या लिखे उसको एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत होगी, एप्लीकेशन में केवल उसका नाम लिखना होगा, कहां कहां पर इनका एप्लीकेशन होता है। तो हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में, एडी करंट्स के बारे में। और एडी करंट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये इसके एप्लीकेशन अच्छे हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है, और इसलिए हम यहां पर इसको स्टडी करेंगे। तो क्या होती है एडी करंट्स। अभी तक आपने जैसे 6 चैप्टर जो हमने किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी तक जो किया है उसमें आपने ये देखा है कि किसी भी कॉइल के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो सोलेनॉइड के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होती है ना। कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी,
कोई भी एजेंसी हो सकती है, चाहे मूविंग बार मैग्नेट हो सकता है, कोई उसके आसपास में रखा कोई करंट कैरिंग सोर्स हो सकता है, जिसके कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, और वो बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार चेंज होगा उसके बाद ही करंट इंड्यूस्ड होगी। इतना हमने सब कुछ डिस्कस किया है। तो फिर हम अब बात कर रहे हैं ये एडी करंट्स कहां से आ गई। करंट्स तो सुना है, एडी करंट्स कैसे हो गई, तो इसके बारे में हमें अब यहां पर बात करना है। देखो, जब एडी करंट्स है ना, केवल कोयल के अंदर ही या सोलेनोइड के अंदर इंड्यूस नहीं होती है, ये किसी भी बल्क मटेरियल के अंदर भी इंड्यूस्ड हो सकती है। अब बल्क मटेरियल का मतलब ये हो गया कि आप ये मान सकते हो कोई आपके पास कोई ब्लॉक है, मेटेलिक ब्लॉक हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का, क्यूब शेप का, कोई भी सिलिंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, लेकिन वो बल्क मटेरियल होना चाहिए। जैसे पीसेस नहीं होने चाहिए, जस्ट लाइक एक तो आप समझते हो रिंग होती है, कोई डिस्क होती है, ऐसा नहीं। बल्क मटेरियल होता है ना जब पूरा कंप्लीट सिलेंडर। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो देखो, जो इस तरीके से, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, कोई ये मान लो इस टाइप का कोई बल्क मटेरियल है पूरा, ठीक है, एक साथ है ये पूरा एक साथ, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है, सेपरेट कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप का अगर कोई मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, तो वहां पर आप ये देख सकते हो कि कितने ज्यादा वहां पर वो जब मोशन करेगा किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर वहां पे, या उसके थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप से चेंज होगा, तो उस चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वहां पर आपके पास उस बल्क मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट करने लगेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? जो आपके पास बल्क मटेरियल है, कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, उसके अंदर एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, सब कुछ होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब वो मेटेलिक है, कंडक्टर है, उसकी ही बात होगी। नॉन कंडक्टर के अंदर ये नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करता है या मूव करता है, किसी भी जगह पर रोटेट करता है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर थोड़ा फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा वहां पर, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वहां पर एक सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, और उस सर्कुलर मोशन के कारण ही वहां पर उस मटेरियल के अंदर, सब्सटेंस के अंदर एडी करंट्स जनरेट होती है। इसका अगर मैं कोई एक डायग्राम बना के बता सकता हूं आपको, तो मैं डायग्राम बना देता हूं थोड़ा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छे से। तो देखो, यहां पर हमारे पास कोई एक इस तरीके का आप ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया कैसे भी जा सकता है, इसको मैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो उसकी भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, और यहां पर ये एक रिजिड सपोर्ट है, और यहां पर आपने एक कोई बल्क मटेरियल है जिसको यहां पे लटका के छोड़ दिया। तो अब ये जब ऑसिलेट करेगा, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये इसके अंदर से आएगा, इसके थ्रू पास होगा, तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये यहां पर भी आएगा, ठीक है। जब ये इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है, तो यहां पर इसके अंदर जितने इस बल्क मटेरियल के जितने इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे, यहां पर इस तरीके से मोशन स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वन डायरेक्शनल रोटेशनल मोशन के कारण एडी करंट जनरेट हो जाएगी, एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आपको एडी करंट डिफाइन करनी हो तो कैसे करोगे, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन बल्क मटेरियल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द बल्क मटेरियल चेंजेस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बल्क मटेरियल का, जब वो चेंज होगा उसके लिए, तो वहां पर एडी करंट्स इंड्यूस्ड होगी। तो इस तरीके से, इजी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और मैं यहां पर इसके आपके सामने बना भी देता हूं, लिख भी देता हूं, क्या होती है, क्या है, करंट्स इंड्यूस्ड इन अ बल्क मटेरियल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। सिंपल सी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनती है। जब ये ऑसिलेट करेगी इसके अंदर, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार क्या होगा, चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली
एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो एडी करंट्स जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट जब करेंगे तो जितना ज्यादा अच्छा पाथ इलेक्ट्रॉन को मिलेगा उतनी ज्यादा एडी करंट्स वहां पर जनरेट होगी। और एडी करंट्स का एक खास नेचर ये होता है कि किसी एडी करंट्स का नहीं, किसी भी इंड्यूस्ड करंट का ये खास नेचर होता है कि दे ओपोजेस द कॉज बाय विच दे आर प्रोड्यूस्ड। वो उन्हीं कॉजेस को अपोज करेगी, उन्हीं कारणों का अपोज करेगी जिसके कारण वो पैदा हुई है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई है वहां पे। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस हुई है, इसकी बात करूं मैं, ये प्रोड्यूस हुई है इसके ऑसिलेटरी मोशन के कारण, ये ऑसिलेशन के कारण प्रोड्यूस हुई है। तो ये क्या करेंगे, इस ऑसिलेटरी मोशन को ही अपोज करेंगे, इस तरीके से इनकी डायरेक्शन होगी। इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम कई जगह प्रैक्टिकली यूज कर लेंगे और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत सारी जगह पे एक अपना नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। ये हमेशा एक इस तरीके से क्रिएट करती है कि जो होने वाला काम है, मान लो ये ऑसिलेटरी मोशन हो रही है, हमें चाहिए कि ये हो, हमें चाहिए कि इसकी ऑसिलेटरी मोशन करवानी है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के कारण तो यहां पर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गई, ये इस मोशन को अपोज करेगी तो क्या होगा, ये यहां पर इस एडी करंट्स के अंदर ये एडी करंट अपने ही इस ऑसिलेशन को रोक देगी, ऑसिलेशन को रोक देगी तो यहां पर हमारे पास जो डिजायर्ड वर्क है ना वो तो होगा नहीं, है ना। अगर हमें कहीं पर रोकना होता है तो ये काम आएगा, लेकिन हमें जब काम करना है तो वहां पर ही अपने आप रोक देगी। तो ये क्या होती है, बहुत सारी जगह पर ये अनडिजायरेबल होती है। दो वजह, फर्स्ट वजह ये है कि इन एडी करंट्स के कारण क्या होगा, ये जो आपके पास बल्क मटेरियल कंडक्टर है इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रही है और हाई अमाउंट में अगर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन अगर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो कोलिजन तो होगा ही, जो एडी करंट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके कारण वहां पर हीट जनरेट होगी, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी ये। तो एक तरीके से क्या हो गया, पावर का लॉस हो गया, यहां पे एक्सट्रीम पावर लॉस होता है। और एक्सट्रीम पावर लॉस होने की वजह से ये आपके पास जो एडी करंट्स है, दीज एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल। ओके, तो इस ये आप यहां पर लिख सकते हो, अनडिजायरेबल बिकॉज ऑफ व्हाट, पावर लॉस। और इतनी हीटिंग भी होती है कि ये अगर कोई कंडक्टर्स के अंदर इंसुलेटिंग प्लेट्स भी लगी होगी, अगर अगर बीच में कहीं पर इंसुलेशन भी होता है ना वायर्स के अंदर, कोयल का जो वायर्स होता है उनके अंदर अगर इंसुलेशन होगा, ये इंसुलेशन को भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, कैन ब्रेक इंसुलेशन, इंसुलेशन भी ब्रेक कर सकती है। तो इसलिए दीज करंट्स आर अनडिजायरेबल। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, अगर अनडिजायरेबल है तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, इनको रिड्यूस करने का एक तरीका है कि ये अगर खुद अपने आप में पैदा ही कम हो, अब पैदा ही कम हो मतलब ये प्रोड्यूस ही कम हो। जनरेट या प्रोड्यूस कब कम होगी, जब इनको प्रोड्यूस होने जैसी कंडीशंस ही नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई भी जब फिनोमिना होता है या कोई भी चीज जब प्रोड्यूस होती है ना, तो उसको जितना ज्यादा लाइकली उसको एनवायरमेंट मिलता है बनने का, वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर तो हमने क्या कर लिया, बल्क मटेरियल यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो आपको पता है मैंने इतना मोटा अगर कोई बल्क मटेरियल अगर मैं यूज कर लेता हूं, मान लो एक सॉफ्ट की तरह, जैसे होता है ना रेल्स की सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट की तरह इतना बड़ा एकदम बल्क मटेरियल यूज कर लिया, तो वायर देखो कितना ये बड़ा हो गया, कितना मोटा वायर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा यहां पर, इस वजह से इसके अंदर जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, उनको मूवमेंट करने का ज्यादा स्पेस मिल गया, बहुत अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो कम है, बहुत अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे, ज्यादा करंट जनरेट होगी, तो उसके कारण वहां पर पावर लॉस ज्यादा होगा। तो इसको कम करने के लिए हम जो इसकी डिजायरेबल फेवरेट कंडीशंस है उन कंडीशंस को खत्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें बल्क मटेरियल की जगह पर प्लेट्स यूज कर लेंगे। क्या, लेमिनेटेड प्लेट्स, लेमिनेटेड प्लेट्स यूज कर लेंगे ना, तो फिर हमारे पास ये जो है लेमिनेटेड प्लेट्स यूज कर लेंगे, तो ये इनको क्या मिल जाएगा, अब थोड़ा मूवमेंट करने का, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने की जगह कम मिलेगी, करंट्स यहां पर प्रोड्यूस कम होगी, एडी करंट्स ऑटोमेटिकली खत्म होगी।
एक और काम कर सकते हैं हम, लेमिनेटेड प्लेट के साथ साथ स्लॉटेड प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। स्लॉटेड मटेरियल है या प्लेट्स, स्लॉटेड प्लेट्स भी यूज कर सकते हो, और आप यहां पर एक जो लेमिनेटेड प्लेट्स है ये भी यूज कर सकते हो। जैसे हम इस पूरे एक साथ इस बल्क मटेरियल को यूज नहीं करके हम क्या कर लेंगे, इस तरीके की जो प्लेट्स है, बहुत सारी प्लेट्स ले लूंगा मैं ऐसी, इतनी पतली पतली, और उनको एक साथ इंसुलेशन के साथ एक साथ रख दूंगा। इंसुलेशन का मतलब हो गया कि बीच में मैं कोई एक ऐसी लेयर लगा दूंगा, बीच में ऐसी लेयर लगा दूंगा इन दो पेजेस के बीच में, दो फॉइल्स के बीच में, कि वहां पर क्या हो जाएगा, इंसुलेशन भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गई यहां पर, ये यहां पर क्या हो गई, एक इंसुलेटेड प्लेट्स हो गई, ये ना लेमिनेटेड प्लेट्स, तो ये इंसुलेशन का काम करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक और काम कर सकते हैं हम, स्लॉटेड ले सकते हैं ये जो बल्क मटेरियल की जगह। अब स्लॉटेड कैसे होगा मैं आपको यहां पर ऐड करके बताता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर आपने बल्क मटेरियल अगर यूज किया है, और ये आपके पास यहां पर एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के बाद ये ऑसिलेट कर रहा है यहां पर भी। ठीक है, यहां पर ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पूरा पाथ मिल रहा है रोटेट होने के लिए, आराम से घूम रहा है एकदम मस्ती से। ठीक है, कोई टेंशन नहीं इनको। लेकिन मैं इनकी टेंशन देना है मुझे, मैं टेंशन देकर क्या करूंगा, इनका जो रास्ता है ना ये बंद कर दूंगा, इसको कटपिट कर दूंगा रास्ते को बीच में से। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इसको, इस पूरे को इस तरीके से नहीं बनाकर मैं ऐसे बना दूंगा, इस तरीके से करके ये ऐसे। अब देखो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए कितनी जगह मिलेगी, यहां पर तो पूरे में घूम रहा है मस्ती से। ठीक है, यहां पर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को अब इन्हीं पतली पतली गलियों में घूमना पड़ेगा। यहां पर केवल इस तरफ से यहां पे घूमेंगे मान लो, क्योंकि अब यहां पे सर्कल भी छोटा बनना पड़ेगा इनको। तो इस तरीके से इनको, ये गलत जगह बना दिया, इस तरीके से इनको यहां पर ये जो घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए क्या मिलेगी, बहुत ही कम जगह मिलेगी। और कम जगह मिलेगी तो आप ये मान के चलो कि यहां पर एडी करंट्स आर आल्सो रिड्यूस्ड। तो एडी करंट इस तरीके से क्या की जाती है, रिड्यूस की जाती है। लेकिन हमने इतनी कमियां बता दी इसकी, इसको रिड्यूस भी कर दिया हमने जहां पर नहीं चाहिए, लेकिन क्या कोई इंसान में इतनी भी कमी होती है कि वो किसी काम का ना हो, या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा भी हो सकता है किसी काम का ना हो? नहीं, ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है वो दुनिया में ही नहीं है, ये मान के चलो। यहां पर जो कोई भी अवेलेबल है ना, उसका, हर इंसान का, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ काम यहां पर एग्जिस्टेंस होने का जरूर है। ठीक है, तभी वो यहां पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसको लोगों ने बनाया है या फिर वो अपने आप बनाया है। तो यहां पर देखो क्या काम होगा इसका, क्या यूजफुलनेस है इसकी। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत लार्ज स्केल पर यूज होती है ये एप्लीकेशन इसकी। ठीक है, तो इतनी कमियां नहीं है, इतनी ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है ये कारण, यहां पर थोड़ा बहुत यूजफुलनेस है। जैसे आप फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन तो हमारे लिए पावर का लॉस करवाता है, मशीनों को खराब कर देता है, हमें गाड़ी में फ्यूल ज्यादा भरवाना पड़ता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट हम चल ही नहीं पाएंगे, हम गाड़ी ही भी नहीं चला पाएंगे सड़क पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। मान लो एकदम पूरी सीमेंटेड बिल्कुल चिकनी सड़क बना दी, ऊपर से आपने ऑयल और बिछा दिया उसके ऊपर, बिल्कुल फ्रिक्शन खत्म हो गया एक तरीके से। अब गाड़ी चला के बता दो, आप चला सकोगे? खुद चल के बता दो, खुद ही फिसल जाओगे उस फर्श पे। तो हर एक चीज का वहां पे क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है। तो इस एडी करंट्स का भी क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। तो इन एप्लीकेशंस में आप देखो, सबसे पहला है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। जो ट्रेन्स होती है ना, वहां पर मैग्नेटिक ब्रेकिंग काम आती है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। तीसरा है इंडक्शन फर्नेस, और फोर्थ होगा आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो यहां पर आपको कोई दो याद करने होते हैं, चारों याद करते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दो पूछे जाते हैं। एडी करंट्स का जब क्वेश्चन आता है तो दो पूछ लेते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग की इन ट्रेन्स। जो देखो, जो आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है
वहां पर आपके पास जो रेल्स होते हैं, रेल्स मतलब जो उसके चक्के होते हैं, वो मान लो आप, ठीक है। ये चक्के हैं यहां पर, ठीक है, रेल्स है इसकी। इसके अराउंड में इस जगह पर क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिट करते हैं यहां पे, इसके अराउंड, इसके आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिक्स कर लेते हैं। हो सकता है ये यहां पर ऊपर नीचे हो सकता है ये साइड में हो, ठीक है, अपने को मैग्नेट वहां पे जाके देखा नहीं है, लेकिन इस तरीके से वहां पर मैग्नेट जनरेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा लेते हैं। ट्रेन चल रही इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ट्रेन चल रही है इनकी करंट्स क्या रहती है, ऑफ रहती है। इनकी ऑफ रहेगी करंट, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इनमें मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा उस टाइम पे। मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा तो जो रेल्स है ये कंटिन्यूअसली मजे से एकदम चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपको पता चला ब्रेक लगाने हैं, तो ब्रेक लगाने के टाइम पर इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है इनको क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है। और जब इनको एक्टिवेट करेंगे तो एसी करंट से चलती है हमारे पास जो ट्रेन्स वगैरह होती है, अल्टरनेटिंग करंट हम वहां पे यूज करते हैं। तो उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण हुआ ये कि यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी करंट होने के कारण, और इसके अंदर ये जो मूव कर रहा है, ये जो आपके पास बल्क मटेरियल है, इसकी जो शाफ्ट है ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। और मूव करने के कारण, मूव करने की वजह से यहां पर इसके अंदर फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहां पर क्या होगा, एडी करंट्स जनरेट होगी। और एडी करंट जनरेट का बिहेवियर क्या है, एडी करंट्स का जनरेट करने का बिहेवियर ये होता है कि वो अपने ही कारणों को अपोज करेगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसकी मोशन इसका कारण है, इसकी मोशन इसका कारण, ठीक है। अब मोशन अगर कारण है यहां पर, तो आप बताओ ये मोशन को अपोज करेगा, और जब ये मोशन को अपोज करेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये अब मोशन को अपोज करेगा तो ये अब रुकेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स आर एक्टिवेटेड इन ट्रेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, सीधी सी हिसाब है। यहां पर जब रोकना होता है गाड़ी को, ट्रेन को, तो इसके अंदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर एक्टिवेट करेंगे तो इस एक्टिवेशन के कारण यहां पर अब ये जो रेल्स है ये कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है, इसके अंदर रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के कारण यहां पर एडी करंट जनरेट होगी जो इसके रोटेशन को ओपोज करेगी, ओपोज करेगी तो ये रुकने की कोशिश करेगा, रुकने की कोशिश करेगा तो यहां पर ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। इजीली इतना ही है। आपको क्या लर्न करना, आपको ये लर्न करना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना है, नहीं नॉलेज के लिए एग्जाम टाइम में नहीं, पहले पढ़ा जाता है, पता है। एग्जाम टाइम में तो एग्जाम के लिए ही पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग हम बाद में बात करें, पहले हम इंडक्शन फर्नेस बात करेंगे, क्योंकि इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, ये काफी अच्छा है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है इंडक्शन फर्नेस, इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं ज्यादा। देखो क्या होता है इंडक्शन फर्नेस, पहले तो काम किस में आता है, फर्नेस का मतलब क्या होता है, फर्नेस का मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके से भट्टी, या आप ये समझ सकते हो कि जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकते, चूल्हा नहीं होता क्या अपना, वो उसी टाइप का वो फर्नेस हो गया एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये बड़े लेवल पे होता है, मास लेवल पे होता है। जो घर का जो स्टोव वगैरह जो होते हैं वो तो छोटे होते हैं, गैस चूल्हे वगैरह, गैस स्टोव वगैरह होते हैं वो छोटे होते हैं। फर्नेस का नाम आती है बड़ी जो भट्टियां होती है जहां पर हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है, एलॉयज बनाने के लिए मेटल्स को पिघलाया जाता है, मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, तो उस जगह की बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्या है, आजकल इंडक्शन फर्नेस काम में लेते हैं, वहां पर जरूरी नहीं है कि हम वहां पर कोल यूज करें या वहां पर लकड़ियां यूज करें, वहां पर हमारे पास जो काम है सारा वो किससे हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी से हो जाता है। कैसे, क्योंकि जितने मेटल्स है, यूज, इसका यूज क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका यूज है मेल्ट करने में। इसका यूज है मेल्ट करने में, जो आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल जो मेटल्स है उनको मेल्ट किया जाता है इनसे। अब देखो क्या होगा, आपके पास यहां पर जो फर्नेस है वो इस तरीके से है, ये आपके पास एक तरीके से फर्नेस हो गया।
और यहां पर दोनों तरफ से आपने हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट यहां पर आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद और यहां पर जो आपके पास जो कोई भी इसका बर्तन ही होगा या जिस इसका जार होगा उसके अंदर आपने जिन मेटल्स को मेल्ट करके अलॉय तैयार करना है वो सारे मेटल्स यहां पर रख दिए, M1 M2 M3 M4 सारे रख दिए और सारे क्या है, कंडक्टिंग है यहां पे। तो इस कंडीशन में जैसे ही यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करोगे तो अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करने से अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है, वोल्टेज चेंज होता जाएगा, करंट चेंज होती जाएगी, उसके कारण यहां पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा। जब दोनों चेंज होते जाएंगे, सब कुछ चेंज होता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता रहेगा, इस चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहां पर ये जो बल्क मटेरियल है, जो आपने इतने मेटल्स यूज किए हैं, इनमें एडी करंट जनरेट होगी। जो एडी करंट जनरेट होगी वो क्या करेगी, अब यहां पर हीट पैदा करेगी, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगी। जब हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगी तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज टेम्परेचर होते 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 ऐसे बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे जाके जो मेटल्स अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होने लगेंगे और फिर इनको मिक्स करके इनका एलॉयज तैयार कर लिया जाता है। सिंपल सी बात है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट यूज करके फ्लक्स चेंज करते हैं, उसके कारण एडी करंट जनरेट होती है, तो इनको मेल्ट कर दिया जाता है हीट इफेक्ट के कारण और आपका इंडक्शन फर्नेस में आपका काम हो गया, सिंपल। दूसरा हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, ये बहुत अच्छी चीज है। कैसे है, इसका तो लाइव एग्जांपल है आपके पास। आप जो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की आपने बात करी थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, याद है क्या? चैप्टर नंबर 4 में मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की बात करी थी, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आपके पास एक नीडल थी, यहां पर आयरन कोर हम बता रहे थे और इसके अराउंड यहां पर क्या था, लूप था, और इस लूप के साथ ये एक पॉइंटर कनेक्टेड है। और पॉइंटर जब किसी रीडिंग पे आना, मान लो इस रीडिंग पे पॉइंटर को आना है, तो ये पॉइंटर क्या करेगा, यहां से इस जगह जाएगा और फिर ये लगातार वहां पे ऑसिलेट होता रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये यहां पे ऐसे जाएगा और फिर ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से ऑसिलेट होता रहेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पर ये जो आपने इसके ऑपोजिट स्प्रिंग लगा रखी है, ये तो बहुत पतली लगाते हो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। स्प्रिंग सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए पतली लगाई है, तो उससे जो ऑपोजिट टॉर्क मिलेगा वो कम मिलेगा, यहां पर ये वाला टॉर्क भी मिलेगा, तो यहां पर इसको बैलेंस होने में बहुत टाइम लगेगा। इसे धीरे धीरे ये ऑसिलेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि इसका खुद का भी तो इनर्शिया है ना, तो धीरे धीरे आके ये क्या हो जाएगा, यहां पे रुकेगा ऐसे ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी समझदार हैं। कैसे समझदार है कि इसके पीछे की तरफ यहां पर हम एक आयरन जो कोर लगाते हैं, इसका दो काम हो जाता है। दो काम हो जाए, दो कौन से काम हो गए? पहला, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देती है, जो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, मैग्नेटिक पोल्स के कारण, तो ये उसको क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा। और दूसरा क्या कारण है, खुद कंडक्टिंग है, बल्क मटेरियल है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही यहां पे जाकर ये इस तरीके से वहां जाकर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट करेगा तो ये भी ऑसिलेट करेगा, यहां पर ये इसमें भी मूवमेंट आएगा और इसमें भी मूवमेंट आएगा, तो ये क्या होगा, यहां पर एडी करंट जनरेट होगी। किसके कारण हो रही है, इस निडल के ऑसिलेशन के कारण हो रही है। इन्हीं को अपोज करेगी तो इसके मोशन को रोकने का कोशिश करेगी। कौन करेगी? ये एडी करंट्स करेगी। तो ये यहां पर फिर अब इस सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये यहां पर जाएगी, अल ऐसे रुक जाएगी, एक बार करेगी लेकिन इस तरीके से जाके खट से रुक जाएगी। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग को रोकती है। ये डैंपिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, एक डीके होना होता है डैंपिंग का मतलब, ठीक है। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इलेक्ट्रिक पावर मीटर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर मीटर की पुराने वाले जो मीटर आते थे उनकी रीडिंग करने के लिए काम आता था। तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आती है घरों में, अल्टरनेटिंग करंट आने के कारण
हम एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, करंट की ऑसिलेशन ऊपर नीचे होती है वो चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि जब वो अल्टरनेटिंग करंट पास हो रही है उस मीटर के अंदर से, तो उस मीटर के अंदर एक कंडक्टिंग प्लेट लगा देते हैं, और कंडक्टिंग प्लेट लगाने से जैसे जैसे वो करंट आगे पास होती जाएगी उसको अपोज करने के लिए वो प्लेट वहां पर एडी करंट जनरेट होगी। एडी करंट उस करंट में होने वाले चेंजेस को अपोज करता है, तो उसकी वजह से वो उसको तो अपोज कर नहीं पाती, बहुत बड़े सोर्स से आ रही है करंट। तो फिर वहां पे क्या होता है, वो खुद जो प्लेट है वो रोटेट होने लग जाती है, और प्लेट ने कितना रोटेशन किया उसको मेजर करके हमारे घर के अंदर यूज की गई इलेक्ट्रिक पावर को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर कर लिया जाता है। तो ये आप यहां पर इलेक्ट्रिक पावर मीटर भी आपका काम हो गया। तो इनको आपको नाम याद रखना है और आपका काम हो जाएगा आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ही जरूरत से ज्यादा बता दिया था उसमें। अब है अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, क्योंकि यहां पर 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला मोशनल ईएमएफ, दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों एक ही में इंडक्टेंस हो गया, और थर्ड टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर भी हम यहीं पर इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इनर्शिया स्टडी किया होगा। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि जब भी हम मोशन करते हैं या रेस्ट में होते हैं तो हम किसी भी एक स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब अगर हम रेस्ट में हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या है, उस कंडीशन में 0 है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन है ये, रेस्ट भी इज ए स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम मोशन में हैं तो हमारी कुछ वेलोसिटी होती है जो नॉन जीरो होती है। अगर हम चलना स्टार्ट करें किसी ऑब्जेक्ट को, हम मूव करना स्टार्ट करें तो वो एक पीछे की तरफ ओपोजिशन करेगा, ओपोज करेगा। अगर वो चल रहा है तो उसको रोकने ब्रेक लगाएंगे तो हमें आगे की तरफ ओपोजिशन करेगा, सीधी सी बात, आगे की तरफ धक्का लगेगा। तो ये हो गया अपने पास इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ड्यू टू मास। यहां पर किसके कारण होता है? मास के कारण इनर्शिया होता है। जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा अपना मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इतना आपने डिस्कस कर लिया या आपका पहले से डिस्कस किया, आप जानते हो। इसका एग्जांपल देना जरूरी था कि याद भी तो दिलाना पड़ता है ना कि इनर्शिया क्या होता है, आपको याद थोड़ी आएगा ऐसे। तो इसलिए तो यहां पर अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस इसी का भाई है, ये मैकेनिक्स में है, ठीक है, डायरेक्ट मास में है, और यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा, मैग्नेटिज्म के अंदर आ रहा है। तो ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो ये देखो, जब हमारे पास कोई भी कॉइल होती है या कोई सोलेनोइड होता है, इसको जब हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर हम यहां पर की लगाते हैं। अभी की क्या है, स्टार्टिंग में मैं ग्राफ बना देता हूं तो जिससे आपको क्या है थोड़ा सा और भी अच्छे से पता चलेगा। हम इस ग्राफ को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर ये हमारे पास ये कोई एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास क्या है, ये पूरा कंप्लीट सोलेनोइड है या कोयल है जो इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही हम यहां पर, हमारे पास बैटरी पहले क्या है, ऑफ है। जब ऑफ है तो करंट कितनी है, 0 है, नो करंट फ्लो हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। और जैसे ही यहां पर आपने की को ऑन किया, ऑन करते ही की को, उसके बाद क्या है, यहां पर करंट इंड्यूस्ड होगी या करंट बनेगी, करंट इंक्रीज होगी। अब करंट इंक्रीज जो होती है वो ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ऐसे जनरली नहीं, बहुत कम टाइम लगता है। करंट थोड़ी इस तरीके से होगी, यहां पर करंट इस तरीके से यहां पर ये फ्लो होती।
जब करंट फ्लो हो रही है यहां पर, तो ये करंट में इस जगह पे चेंज आया कि नहीं आया? ये चेंज आया। और जब करंट फ्लो हो रही है तो यहां पर अब वापस जब आप ऑफ करोगे इसको, ऑन वाली जो स्टेट है इसको फिर से आप जब ऑफ करोगे तो इस कंडीशन में करंट फिर से क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहां पर फिर से क्या आया? चेंज आया। तो जब भी करंट में भी उसके फ्लो होने की स्टेट में जब चेंज होगा तो वो होने वाला चेंज हमेशा ये कोयल उस चेंज को अपोज करेगी। और जो अपोज करने के लिए क्या कर सकती है, ये जितना इसे बनता पड़ेगा वो सब कुछ करेगी। जैसे कि यहां पर आपने बैटरी लगाई है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसके कारण जैसे आपने करंट को ऑन किया तो करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाली है। ऑन किया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो जब फ्लो होगी करंट, ऑन जब करोगे तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सोलेनॉइड अपने आप से करंट इंड्यूस्ड करेगा। इसको बोलेंगे बैक करंट। बैक करंट का मतलब ये अब इस इंक्रीज होने वाली करंट को ओपोज करेगी। इंक्रीज होने के टाइम पर, इंक्रीज होने के टाइम पर यहां पर क्या करेगी? ये ओपोज करेगी और एक बैक ईएमएफ भी जनरेट कर लेगी। जितना ईएमएफ ये जो बैटरी यहां पे लगा रही है उतना का उतना ईएमएफ ये अपने आप में यहां पर भी एक बैक ईएमएफ जनरेट कर लेती है। ये आप देखो यहां पर। और ये जो बैक ईएमएफ जनरेट कर लेगी, इसी ईएमएफ के कारण यहां पर ये बैटरी का पोटेंशियल यहां पे खर्च होता है, यहां पे ड्रॉप होता है। एक्चुअल में खर्च नहीं होता, ड्रॉप होता है। वो मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए बोल रहा हूं कि आप अगर इसको इजी वे में थोड़ा सा समझ पाओ, ठीक है। यहां पे ये पोटेंशियल क्या होता है? ड्रॉप होता है। और फिर हम आप इसके आगे की अगर बात करें, थोड़ा थोड़ा और इसको वन स्टेप और फॉरवर्ड ले जाएं, तो जब हमने इस करंट को ऑन किया तो करंट इंक्रीज हुई। की को ऑन किया तो करंट क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो यहां पर एक बैक करंट या बैक ईएमएफ जनरेट हुआ। लेकिन ये जो करंट पहले से फ्लो हो रही है ये ऑन है, मतलब ये वाली कंडीशन। लेकिन जब आप इसको ऑन को ऑफ में कन्वर्ट करोगे, ऑफ में कन्वर्ट कर दोगे, तो अब क्या होगा? अब ये करंट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में यहां पर एक जो करंट फ्लो हो रही है डिक्रीज हो रही है ना, तो यहां पर एक सपोर्ट में भी करंट जनरेट होगी। बोलेंगे इसको भी बैक करंट है यहां पर। फिर अब हम अलग नाम नहीं देंगे, सपोर्टिव करंट नाम नहीं देंगे, यहां पर भी बैक करंट नाम आएगा इसका भी। तो ये जो क्या करेगा, अपने में करंट भी अपने में होने वाले चेंजेस को ओपोज करती है। एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ करंट। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ करंट एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज ए इनर्शिया ऑफ करंट। तो सेल्फ इंडक्शन में हम क्या बोलेंगे कि व्हेन अ करंट इज इंक्रीजिंग और करंट चेंजेस इन ए सोलेनॉइड, इट opposes the change in current flowing in solenoid, and this property of solenoid is known as a self inductance, क्योंकि अपने आप में ये oppose कर रहा है। and due to this property this solenoid induces an opposite current which is known as a back current। इतना आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कोफिशिएंट के बारे में कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो देखो यहां पर हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। जब आपके पास कोई भी ये जो करंट है, ये सोलेनॉइड है, यहां पर इस कॉइल के अंदर जितना भी फ्लक्स जो जनरेट होगा, दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन इट, या जितनी इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है। एंड अगर हम यहां पर इस करंट को डायरेक्ट इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं यहां से, तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा L। और ये जो L है अपने पास, यही क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसी को आप बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट
ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहां पर इसको हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे, ये कैसे होता है आगे, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको पता है फेराडेज लॉ क्या कहता है? फेराडेज सेकेंड लॉ तो ये होता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी, माइनस डी फाइव ओवर डी टी। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो, यहां से आप ले सकते हो कि फाइव की वैल्यू तो L इंटू आई है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी L इंटू आई। अब यहां पर आप इसको जब ओपन करोगे तो L जो है ये तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ना, एक सोलेनोइड के लिए कांस्टेंट होगा ये, डी आई ओवर डी टी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके लिए फेराडेज लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको आप बोल सकते हो फेराडेज लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा सीरियस लेके चलें कि इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, आपने जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है ना, वो आपने क्या कर दिया, यूनिट कर दिया 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर इसको बना दिया तो आपके पास यहां पर क्या आ गया, E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू L। मैग्नीट्यूड क्यों लिया? क्योंकि L इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और वो भी पॉजिटिव रहेगी, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ चीजों में आएगा, कॉन्सेप्चुअली आएगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस हमारे पास होता है वो फिजिकल रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता। कॉन्सेप्चुअली जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे, इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, जैसे कि मैंने खुद ने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अच्छे से पढ़ रखा है, तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते तो वहां पर हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस का कई प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन ऐसे नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो इंडक्टेंस है वो भी नेगेटिव नहीं होती। तो इंडक्टेंस क्या हो गया आपका, E इक्वल्स टू L। तो यहां पर अब आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सोलेनोइड इज यूनिट। सिंपल सा है। इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको सामने लिख भी देता हूं। इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज magnitude of induced back EMF in the coil when rate of change of current is unit। rate of change of current is unit, okay, ये आपको ध्यान रखना है। करंट जो है ना वो यूनिट है, इसको आप ध्यान रखना, अच्छे से लिख लेना, दिस इज करंट, ओके। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। तो यहां पर आपने देख लिया, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इसको सिंपली आप सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको पूरा नहीं बोल करके आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, तो भी आपका जो बोला गया शब्द होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट उतने ही काम करेंगे जितना कि पूरा बोलने पर काम करेंगे। इसको सेल्फ इंडक्टेंस ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे ऑफ ए सोलेनोइड, कि सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होती है, वो हमें अब फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको डिफाइन करने के लिए ये सब आपने देख लिया। अगर कोई भी चीज दिक्कत होती है, एक बार आप फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, मेरे को बताओ लेकिन कि सर हमें ये टॉपिक आपने पढ़ाया था, इसको समझ में नहीं आया, और थोड़ा इजी तरीके से बताओ, मैं आपको और थोड़ा इजी तरीके से बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन आपको फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको। अब यहां पर देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, इसको आप अच्छे से यहां पर देख सकते हो। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सेम वही चीज है जो आप कोफिशिएंट के लिए काम में ले रहे हो, वही। तो देखो, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या काम में लेते, सबसे पहले जो अभी डिफाइन किया था, क्या किया था कि वी नो फाई फ्लक्स, है ना, फ्लक्स फ्रॉम
फ्लक्स फ्रॉम सेल्फ इंडक्टेंस, फ्लक्स फ्रॉम सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज करके जो हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एल इंटू आई। किया था ना अभी, जस्ट किया था कि नहीं किया था, ये रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्चुअल में फ्लक्स की डेफिनेशन क्या ये होती है? नहीं होती। फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन से फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये होता है। पक्का ना? देख लेना, ये आपके पास क्या है? सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है आर, ये इसकी रेडियस आर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो यहां पर इसका फ्लक्स कितना होगा? बी इंटू ए। बी मतलब यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर, और एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक राउंड के लिए फ्लक्स इतना है, तो एन नंबर ऑफ राउंड्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? एन इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा फ्री में, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ टर्न्स है, इतनी बार घूमेगा उतनी बार ही तो करंट जनरेट करेगा, उतनी बार तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो एन इंटू बी इंटू ए, ठीक है, उतनी बार एरिया हो गया। अब एन एज इट इज, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है जब यहां से करंट फ्लो हो रही है? तो आपको पता है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ये होती है कि नहीं होती है, ये बताओ। होती है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट, ये जब सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल म्यू एन आई। फोर्थ चैप्टर में एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में डिस्कस किया था, याद करो। एरिया एज इट इज, एरिया आ गया आपका। आप चाहो तो इसको पाई आर स्क्वायर में कंप्लीट चेंज कर सकते हो, नहीं चाहो तो एक बार रहने दो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एन एल म्यू नॉट एन आई इंटू ए। इसको जब आप फिर से लिखोगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल ए, इक्वेशन नंबर 2। फाई इज इक्वल्स टू फाइव, फाई इज इक्वल्स टू फ्लक्स, है ना। ठीक है, कितना इजी हो रहा है। 1 और 2 को कंबाइन कर दो या कंपेयर कर दो, फ्रॉम कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो ये होने वाला है आपके पास L इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल इंटू ए, ये हो गया। तो अब यहां पर देखो, आई से आई कैंसिल आउट, ये आई से ये आई कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास बचेगा क्या? ये बचेगा L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। ये आपके पास सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। अब सब कुछ है ना, आपको फिर पता होना चाहिए इनमें कैसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो, एन को अगर हम लिखें, पहले मैं एरिया में चेंज कर देता हूं, तो एरिया को क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। एरिया को लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस गिवन है, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, और रेडियस ही गिवन होती है अधिकांश। एरिया गिवन है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। फिर कई बार गिवन होता है आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है एन इंटू एल, तो यहां से एन इज इक्वल्स टू आ गया कैपिटल एन अपॉन एल, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? यहां से एल की एक पावर से एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये लो। तो आप अब इसमें जो इंडक्टेंस है ना,
इसको आप इस तरीके वेरी किस के साथ करिए। सबसे पहली बात, एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो वहां पर ज्यादा इंडक्टेंस आएगी। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज होंगे, चाहे यूनिट लेंथ में हो चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने के साथ साथ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। मीडियम चेंज होने के साथ साथ सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ये जो है ना, ये वैक्यूम के लिए है। अगर आपने यहां पर आयरन कोर लगा दी तो इसके साथ साथ वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लगा दिया तो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इस तरीके से समझना है आपको। फिर एरिया के साथ हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ हो गया, और इसके साथ लेंथ की बात करें। लेंथ में अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप फिक्स कर रहे हो तो फिर आपके पास ये डायरेक्टली का सवाल आएगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड का ये डेरिवेशन हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास नए टॉपिक की, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है, तो ये आपको देखना है। और ये सब कुछ पूरा कंप्लीटली बोर्ड के लिए है, बोर्ड में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है। कि आपके पास ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के आपने जब बैटरी से कनेक्ट किया होगा, की को ऑन किया होगा, तो उस टाइम पे करंट इंक्रीज हुई होगी। जो करंट इंक्रीज हो रही है, सबसे जीरो से लेकर सबसे फर्स्ट डीआई जो करंट इंक्रीज हुई है, यहां पर बैटरी को कोई ज्यादा जोर नहीं आया, बैटरी को कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, एक तरीके से मान सकते हैं। तो वहां पर क्या है, नेट कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा एक तरीके से। तो यहां पर बहुत स्मॉल एनर्जी स्टोर होगी या नहीं होगी। लेकिन अब क्या हो गया, यहां पर जैसे जैसे चेंज होगी करंट, उसके साथ साथ और जो इंक्रीज होना है उसको ये सोलेनोइड बैक करेगा, ओपोज करेगा। ये जब इसको ओपोज करेगा तो बैटरी को करंट मेंटेन करने के लिए, मेंटेन नहीं, करंट को इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और जितनी पावर, जितनी एनर्जी बैटरी को खर्च करनी पड़ रही है, इसमें करंट को बनाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए, वही एनर्जी इस सोलेनोइड के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर इसमें वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा इसके अंदर पावर इनटू टाइम। क्योंकि एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, तो इसको पावर लगानी पड़ेगी करंट को इंक्रीज करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो यहां पर पावर इनटू टाइम। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हो, dw पावर p एंड टाइम dt। स्मॉल टाइम पीरियड के लिए हम dt यूज करते हैं, तो स्मॉल टाइम पीरियड में स्मॉल वर्क डन होगा। p इज इक्वल्स टू आ जाता है आपके पास e emf इंटू i dt। ये कहां से आया मैं बता देता हूं। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में स्टडी किया था हमने, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कंसिडर करें हम, ईएमएफ को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं। जितना वोल्टेज बैटरी लगाएगी उतना वहां पर बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही हो गया एक तरीके से। तो आपके पास ये ईएमएफ आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दिस V इज E यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास एक ईएमएफ, करंट एंड टाइम। तो आपको पता है फैराडेज जो लॉ है वो इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाता है, फैराडेज लॉ। तो ये हो गया E इज इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। नेगेटिव का यही था, लेकिन हम यहां पर केवल मैग्नीट्यूड अगर यूज करें तो हमारे पास ये नेगेटिव हट सकता है। तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल डी आई ओवर
dt इंटू आई dt। यह है। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन dt की टर्म्स में था, तो dt और dt तो यहां से हट जाएंगे। ये बचेगा कौन? इधर dw बचा हुआ है पहले से, और इधर बचेगा l इंटू आई इंटू डी आई, एल आई डी आई। अब जो इंटीग्रेशन है ना, वो t से किस में कन्वर्ट हो गया? i में कन्वर्ट हो गया। अब वेरिएबल कौन है? i है। तो आप इस तरीके से समझो i क्यों है? क्योंकि स्पेशल जो स्मॉल टाइम पीरियड है, स्मॉल टाइम पीरियड में जो करंट चेंज हुई है ना, डी आई, उस चेंज होने वाली करंट के लिए किया गया वर्क डन dw है। तो जीरो से लेकर आई तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो ही तो फाइंड आउट करना था हमें। वो इसी फॉर्म से फाइंड आउट हो सकता है। तो अब करो आगे, अब इजी, अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इंटीग्रेशन, तो वर्क डन टू इंक्रीज करंट फ्रॉम जीरो टू आई, जीरो से लेकर आई तक इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? ये देखो आप, ये करना पड़ेगा इंटीग्रेशन dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर आई तक इंक्रीज करनी है करंट को। तो आपके पास इधर तो ये आ गया w, इधर इंक्रीज करोगे तो l कांस्टेंट, और i का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर ओवर टू, जीरो से लेकर i। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया w इज इक्वल्स टू एल आई स्क्वायर ओवर टू माइनस जीरो। तो यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1/2 l आई स्क्वायर, ये आपके पास वर्क डन है, वर्क डन बाय द सोर्स टू इंक्रीज इट्स करंट, टू मेंटेन द करंट। तो अब हमारे पास क्या आ गया? आगे यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, तो एल आई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? डेराइव कर सकते हैं इजी वे में। बहुत इजी है। इतनी एनर्जी किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर स्टोर होगी इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस के कारण और उसकी करंट के कारण। समझ में आया? अब हम बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे क्या है? इसके आगे है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब कहां पे एनर्जी, कहां पे स्टोर हुई है? सॉलिनॉइड के अंदर। तो एनर्जी डेंसिटी भी सॉलिनॉइड के अंदर। जहां पे एनर्जी वहीं पर एनर्जी डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे स्टोर हो रही थी? कैपेसिटेंस के अंदर स्टोर हो रही थी, तो आपने वहां पर उसका एनर्जी डेंसिटी भी कैपेसिटर के अंदर ही कैलकुलेट किया था। तो यहां पर हमारे पास जब सोलेनॉइड के अंदर स्टोर हो रही है, तो हम सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। और एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? एनर्जी डेंसिटी कितना होता है ये भी तो पता हो ना आपको। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है, और क्या है? एनर्जी स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। और इसको आप स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल यू अपॉन वी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी है? एनर्जी है 1/2 l आई स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम किसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं भैया आप इसका वॉल्यूम पूछ रहे हो, इस सोलेनॉइड का वॉल्यूम पूछ रहे हो, आप इस सोलेनॉइड का वॉल्यूम पूछ रहे हो। तो इसमें क्या होगा? सोलेनॉइड का शेप क्या होगा? ऐसे ही तो है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपके पास नोटबुक का ये जो कवर है ना, इसका ये जो स्प्रिंग है, ये सोलेनॉइड ही है एक तरीके से। इसका ये जितना एरिया होगा, ये एरिया इनटू इसकी लेंथ, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जस्ट लाइक है सिलेंडर, सिलेंडर की तरह हो जाएगा। तो आप इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया, सामने का एरिया सिलेंडर का, एंड एल इस सोलेनॉइड का किसी भी एक सरफेस का आप एरिया यहां पे कंसीडर कर सकते हो। ये यहां पर ये एरिया, फिर उसका सामने का ऐसे, इसको ऐसे ऐसे घुमा की बजाय ऐसे घुमा के देखोगे, ये देखो अपना बहुत काम की बोतल है ये। जैसे ये सोलेनॉइड है, इसके ऊपर आपने लपेट रखा है ऐसे चारों तरफ, तो ये जो एरिया है ना सोलेनॉइड का, ये एरिया क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो A इंटू एल, तो आपके पास आ गया आपके पास हो गया ये 1/2 L आई स्क्वायर अपॉन A इंटू एल। तो L की वैल्यू क्या है? L इज ए मैग्नेटिक, L इज ए सेल्फ इंडक्टेंस। तो L की वैल्यू होगी, इसी सोलेनोइड के लिए हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट की थी, कितना था? ये रहा L म्यू नॉट एन। ये आप ये वाला यूज करो, ये वाला, ये भी कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वाला यूज करते हैं, ठीक है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई स्क्वायर अपॉन ए एल। दिख गया होगा, दिख गया होगा। ए से एल कैंसिल, आई एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा कौन? बचा कौन? अब बचोगे सर आप तो, अब तो कोई नहीं बचा, अब तो सिर्फ काम की चीजें बची है। तो काम की चीजें बची है तो उनको लिखो ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू यू। आया कि नहीं आया? ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा नहीं छोड़ते। दिखावे की दुनिया है ये, दिखावे की दुनिया में इसको थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सुंदर होना पड़ेगा। इसको सुंदर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? u इज इक्वल्स टू 1/2, एक तो म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करो आप ऊपर, और एक को आप नीचे डिवाइड करो। जब आपको अब पता चल गया होगा म्यू नॉट एन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 1/2 म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। कर दिया ना? ये क्या हो गया? ये तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू हो गई। कितना आसान, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना? तो इतना अच्छा लगने के लिए, इतना सुंदर बनाने के लिए ये 3 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ी। और जब एग्जाम में आता है तो इन 3 स्टेप का नंबर आधा होता है। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, मैं करता तो मैं डायरेक्ट यहां से यहीं पर स्क्वायर कर देता, यहीं पर डिवाइड कर देता, फिर आपके लिए यहां पे आंसर में ले जाता सीधा। लेकिन आपके लिए मैंने इतना 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को काम में ले सकते हो, यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसको नोट कर लेना और आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, कैसा आपको वीडियो लगा है, कैसा लेक्चर लगा है, मुझे जरूर बताएं। और अगर आपने यहाँ पर कोई भी टॉपिक में समस्या आती है, मुझे बताएं क्या समस्या आई, कौन से पॉइंट को समझाने में दिक्कत रही है, समझने में दिक्कत रही है। मैं इसको नेक्स्ट टाइम आपको फिर से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।